जय हिंद जय भारत साथियों। माइंडफुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं राम खरे आपका स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं महिला सुपरवाइजर के लिए और यह हमारी लगातार चलने वाली 24वीं क्लास है। तो सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि रेगुलर हमारी जो क्लास है सुबह 11 बजे स्टार्ट होती है। महिला सुपरवाइजर के लिए डेली हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये जो संग्रह है यह लेकर आते हैं और यह लगभग हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पर। और जो लोग मेरे साथ डेली जुड़े हैं उनका अनुभव उन्हें दिख रहा होगा कि डेली पढ़ने से क्या फ़ायदा है। तो जितने भी नए साथी हैं उनका हार्दिक स्वागत है। एक बार हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि सभी को पता है कि इसी संडे को मेरे द्वारा ही 4 घंटे की एक महामैराथन क्लास रखी गई थी जो कि महिला सुपरवाइजर के लिए थी। अगर आप में से कोई महिला सुपरवाइजर के लिए है तो जरूर उसे ज्वाइन करें साथियों। महिला सुपरवाइजर के लिए जैसे पोषण होगा, स्वास्थ्य होगा, बंधन होगा, जीके होगा, इसकी हमारी जो क्लास है चल रही है। और यह मैराथन अगर आप देखना चाहें तो माइंडफुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि हम जो यूट्यूब पर पढ़ते हैं वह ऑब्जेक्टिव वाइज रिवीजन करते हैं। यदि आप में से कोई थ्योरी बैच से ज्वाइन करना चाहता है तो वह हमारे माइंडफुल एकेडमी के एप्लीकेशन से जुड़ सकता है और मात्र 599 में इस कोर्स को भी परचेस कर सकता है। 1 साल की वैधता के साथ 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपको इसमें फ्री दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप वर्ग 2 मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ग 2 मुख्य परीक्षा का भी बैच हमारे यहाँ उपलब्ध है मात्र 999 में। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स की मैराथन जिसने अब तक ना देखी हो तो मैथ्स की मैराथन क्लास भी देख लें। अब बताते हैं साथियों, सबसे पहली बात जो सभी का क्वेश्चन रहता है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो साथियों, माइंडफुल एकेडमी का ये टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, इसे ज्वाइन कर लें। हमारी चलने वाली सारी मैराथन क्लास आपको यहीं देखने को मिलेगी और आज की क्लास भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा साथ। देन इसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दें। नमस्कार, राधे राधे भाई, जय हिंद जय भारत। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे और पहला क्वेश्चन है कि किस कमी से होने वाले रोग को 3D रोग कहा जाता है। देखिएगा, 3D रोग पूछा गया है। अब तक आपने कई सारे रोग देखे होंगे लेकिन ये कह रहा है कि किस कमी से 3D रोग होता है, मतलब स्कर्वी से, बेरीबेरी से, प्लेग्रा से या रिकेट से। फास्ट बताएं साथियों। अब यहां देखिएगा, अगर स्कर्वी रोग की बात करें तो स्कर्वी जो रोग होता है क्या है विटामिन सी की कमी से, क्या है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन सी आप जानते हैं, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसे हम कहते हैं एक्स कार्बिक, क्या कहते हैं, एक्स कार्बिक अम्ल कहते हैं। और विटामिन सी की जो एक्स कार्बिक विटामिन सी की जो भरपूर मात्रा होती है ये आंवला में होती है। साथियों, विटामिन सी की कमी से आपको मसूड़ों में दर्द, मसूड़ों से खून आना, कहीं ना कहीं पायरिया संबंधी बीमारी हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं बेरी, अगर बेरी की बात करें तो यह है विटामिन बी की कमी से, यह विटामिन बी की कमी से या कह सकते हैं B1 की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B1 को हम थाइमिन के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम है बेरी। वहीं अगर मैं बात करूं प्लेग्रा और रिकेट्स आप जानते हैं, यानी आपको विटामिन डी के कारण, यानी विटामिन डी के कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है जिससे हमें हड्डी संबंधित रोग हो जाता है। कौन से संबंधित? हड्डी संबंधित रोग हो जाता है। हड्डी घुलने लगती है, हड्डी कमजोर पड़ जाती है, जोड़ों से हमें दर्द लगने लगता है, उठने बैठने में हमें पेन होता है। तो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है। किससे कमी? कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन डी का नाम क्या है? तो इसका विटामिन डी का नाम है
कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। आप दूध मांस खाकर विटामिन डी की मात्रा को पूर्ण कर सकते हैं, नहीं तो कैल्शियम की टैबलेट भी खा सकते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो साथियों, यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी की बात चल रही है, लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा है कि 3D रोग किसे कहते हैं। तो 3D रोग कहते हैं हम पेलेग्रा को। किसे कहते हैं? पेलेग्रा को। अब पेलेग्रा को कैसे कहते हैं, यहां देखिएगा। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं विटामिन बी3, विटामिन बी3, विटामिन बी3 जिसे हम नियासिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम नियासिन भी कहते हैं। अब प्लेग्रा, अब अगर आपको प्लेग्रा से परेशानी है तो जब ये रोग होता है तो आपको 3 लक्षण दिखाई देते हैं। जब आपको ये रोग होता है, कौन सा रोग? प्लेग्रा होता है, तो इस प्लेग्रा से आपको 3 रोग दिखाई पड़ते हैं। कौन से रोग दिखाई पड़ते हैं? 3 रोग दिखाई पड़ते हैं। यानी एक के साथ 3 फ्री होता ना, एक के साथ एक फ्री, छोटे पाउडर, बड़े पाउडर के साथ छोटा पाउडर फ्री। उसी प्रकार एक बीमारी हुई, यानी नियासिन यानी प्लेग्रा एक बीमारी हुई, इसका मतलब है आपको इससे 3 रोग उत्पन्न हो जाएंगे। कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। पहले की यदि मैं बात करूं कि पहला रोग कौन सा है, तो वो है डेमेंशिया। वो कौन सा है? डेमेंशिया। इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा। इसका जो पहला रोग है वो है डेमेंशिया। डेमेंशिया में आपको भूलने की बीमारी हो जाती है। वहीं अगर दूसरा हम बात करें तो वो है आपका डायरिया। डायरिया आप जानते हैं, डायरिया यानी आपको कहीं ना कहीं भोजन सही नहीं पचता है, दस्त हो जाते हैं। उसके बाद डरमटिस, ठीक है, तो डरमेटिस देखिएगा, ये तीसरा है, DER है। यानी इससे आपको त्वचा संबंधी बीमारी हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं डायरिया से आपको दस्त वगैरह की परेशानी, यानी खाना सही से नहीं पचेगा। और डिमेंशिया जो है, इससे आपको भूलने की बीमारी हो जाती है। यानी नियासिन एक ऐसा, एक कह सकते हैं प्लेग्रा एक ऐसी बीमारी है जिससे 3 रोग उत्पन्न होते हैं, डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटिस। अब यहां देखिएगा, ये 3 रोग हैं, इसी को इन्होंने क्या कह दिया है? 3D कह दिया है। लेकिन सोचिएगा, यदि पेलेग्रा का सही से इलाज नहीं हुआ, पेलेग्रा का सही से इलाज नहीं हुआ तो डेथ भी हो सकती है। और यदि डेथ हो गई, यदि आदमी मर गया यानी उसकी डेथ हो गई, तो डी से हो गया 4D, यानी यही प्लेग्रा 4D के नाम से भी आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। अगला प्रश्न देखिएगा। बिल्कुल साथियों, जुड़ जाइए सभी लोग, एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सेकंड ये देखिएगा, प्रोटीन की कमी के कारण हो सकता है, जल्दी से प्रोटीन की कमी से जल्दी से बताएं सभी लोग। अब यहां देखिएगा, प्रोटीन की कमी के कारण क्या हो सकता है? खांसी हो जाती है हमें, या हमें मांसपेशियों की बर्बादी होती है, जलन यानी वर्निंग यानी चिड़चिड़ापन। अब प्रोटीन किस काम आता है? लोग आपने देखा होगा जो जॉब वगैरह करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, वो क्या करते हैं? उनकी बॉडी बनती है, क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं और प्रोटीन भी लेते हैं, वो खाद्य पदार्थों के द्वारा भी और ऊपर से सप्लीमेंट्री भी लेते हैं। तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है। यानी प्रोटीन की कमी से आपको मांसपेशियों में कमजोरी हो जाएगी, मांसपेशियां ढीली पड़ जाएंगी, उनमें अनेक प्रकार का क्या बोलते हैं, कमजोरीपन दिखाई देने पड़ेगा। कहीं आपकी मसल दर्द कर रही है, तो कहीं ब्रेक हो गई है, तो मांसपेशियों की बर्बादी। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में एक रोग होता है जिसे हम क्वाशी-ओकर कहते हैं, क्वाशी-ओकर रोग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला यहां देखिएगा, अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज क्या है? बताइए, फास्ट सभी लोग आंसर देंगे, जल्दी से आंसर। अब जानते हैं साथियों, अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना गर्भाधान हेतु उपयुक्त, यानी हम कह सकते हैं कि गर्भाधान करने की एक आदर्श आयु क्या है?
तब यदि किसी महिला की हम बात करें तो गर्भ धारण करने की एक आदर्श आयु क्या है, जिसमें माता और होने वाले बच्चे को किसी प्रकार का कोई जोखिम की समस्या या जोखिम ना के बराबर हो। तो 17 से 30, 20 से 35 और 25 से 40 और 25 से 50, जो कि आप सभी को पता है कि जो अगर हम मंथली साइकिल की बात करें यानी हम पीरियड्स की बात करें जो कि महिलाओं को हर मंथ में होता है, ये लगभग महिलाओं को, बच्चियों को लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। लेकिन पीरियड्स जरूर आपको बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन गर्भाधान करने के लिए, गर्भधारण करने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, जो दिमाग से पैदा होते हैं, दिमाग से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो उतनी उम्र में प्रॉपर तरीके से निकलते नहीं है। और जो लड़की होती है वो लड़की उस उम्र में यानी कम उम्र में उतने बेहतरीन तरीके से इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं होती बच्चा। तो यहां देखिएगा, अगर बात करें अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना गर्भधान करने की जो बेहतरीन यानी एक आदर्श आयु होगी वह 20 से 35 वर्ष है। 20 से 35 वर्ष है, ध्यान रखिएगा, 20 से 35 वर्ष है। ठीक है, कारण यह है कि 12 से 13 की उम्र में बॉडी के अंदर अंडाणु का जो निर्माण है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। जब अंडाणुओं का बहुत बढ़िया निर्माण नहीं होता है तो वह शुक्राणु से कैसे मिलेगा और उसका कैसा निषेचन होगा, कैसे फर्टिलाइजर होगा, वो कैसे वो गर्भ में पहुंचेगा, ये सब नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। अगला प्रश्न ये रहा, मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है? यानी जो मेरामस रोग होता है इससे पीड़ित बच्चे में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? सामान्य से कम तापमान होता है, निर्जलीकरण होता है, पानी जैसे दस्त लगने लगते हैं, या उपरोक्त में से सभी? बताएं। अब सरकारी ऑप्शन लगाओगे आप लोग तो मैं जानता हूं, हाँ जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। मेरामस जो रोग है इससे कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। सामान्य से कम तापमान, निर्जलीकरण, पानी जैसे दस्त लगेंगे, या उपरोक्त सभी? फास्ट। अब आप कहोगे सर ये जो मेरामस जो रोग है, यहां देखिएगा मैं बताता हूं, ये जो मेरामस है, ये जो मेरामस जो ये बीमारी है ये किसके कारण होती है? तो आप कहोगे सर यदि प्रोटीन की कमी है, यदि प्रोटीन की कमी है, यदि ऊर्जा की कमी है, तो बॉडी में यदि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी होती है तो ये मेरामस रोग हो जाता है। लेकिन आप तो कहोगे सर प्रोटीन और ऊर्जा, बिल्कुल प्रोटीन की कमी से आपको क्वाशियोकर रोग होता है। प्रोटीन की कमी है तो क्वाशियोकर रोग होता, लेकिन यदि प्रोटीन के साथ साथ आपको ऊर्जा की कमी होती है, और ऊर्जा मिलती है आपको काहे से? कैलोरी से। यदि ऊर्जा की कमी होती है, इन दोनों की कमी है, तो आपको रोग हो जाएगा मेरामस। कौन सा? मेरामस। अब होता क्या है, जब मेरामस हो जाता है तो आपका शरीर का वजन घटने लगता है, शरीर का वजन घटने लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह वसा से प्राप्त होती है। अब वसा से प्राप्त होती है, आपके बॉडी में ना प्रोटीन बचा है आपका, ना ही आपके पास कोई कैलोरी है, ना ही आपके बॉडी में वसा उतना पर्याप्त रूप से है। अब सोच के देखिएगा, ये जो वसा होती है, ये जो कैलोरी होती है, ये शरीर को गर्म रखने का काम करती है, शरीर को गर्म करने का काम करती है। कैलोरी जो है ऊर्जा प्रदान कर रही है, वसा जो है फैट बढ़ा रही है, ये सब कुछ नहीं बचा है। तो बेटा क्या होगा? आपका बॉडी का तापमान कम हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, जैसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, वही पानी जैसे दस्त भी लगने लगते हैं। यानी ऑप्शन है आपका डी करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ जाइए, एक बार चैनल को लाइक जरूर करके जाइएगा साथियों ना, और डेली आप पढ़िएगा, सुबह 11 बजे हमारा लेक्चर रहता है। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की खुराक होती है। बहुत बढ़िया, 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक होती है। ये बात तो क्लियर हो गई कि 9 महीने की आयु पर खसरे की वैक्सीन लग रही है।
अब खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक होती है कब, वो कितने यूनिट की होती है, यानी इंटरनेशनल यूनिट की बात चल रही है। यानी आप 9 महीने का जब बच्चा होता है तो 9 माह के बच्चे को जब एक खसरे का वैक्सीन लगता है तो खसरे की वैक्सीन के साथ उसे विटामिन ए का भी डोज दिया जाता है, जो कितना रहता है, उसकी इंटरनेशनल यूनिट क्या रहती है, 1 लाख, 1000, 2 लाख या 3 लाख। फास्ट, आराम से आंसर दें, कोई जल्दबाजी नहीं है, सभी लोग पढ़ लें और समझ लें इस क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर देवें, जल्दबाजी में आंसर गलत ना करें। अब यहां देखें, अगर मैं बात करूं कि 9 माह का जब खसरे का जो वैक्सीन लगता है तो यहां देखिएगा 9 माह से 1 वर्ष के बीच में, 9 माह से 1 वर्ष के बीच में जब आपका 9 माह में खसरे की वैक्सीन लगती है, इसी के साथ आपको विटामिन ए का डोज भी दिया जाता है। काहे का? विटामिन ए का डोज भी दिया जाता है। अब विटामिन ए का जो डोज दिया जाता है वह कितने ml का होता है, तो ये होता है आपका 1 ml का। कितना? 1 ml। और 1 ml बराबर जो होता है वह 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। यानी आपका आंसर हो गया ए, 1 लाख इंटरनेशनल। इसके अलावा एक से, यहां देखिएगा, 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में, यहां प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा कि 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में, 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में, 5 वर्ष के बीच में आपको जो विटामिन ए का डोज लगता है वह कितना होता है, विटामिन ए का डोज, तो ये होता है आपका 2 ml का। कितने का होता है? 2 ml का। तो ये क्वेश्चन भी हमने क्लियर कर लिया। अगला प्रश्न ये रहा, फास्ट पढ़ें, जल्दी से आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठनों का मुख्य अंग नहीं है? अब ये क्वेश्चन बना, मैंने आपको परसों ये क्वेश्चन करवाया था कि संयुक्त राष्ट्र संगठनों का मुख्यालय यानी कितने अंग हैं, कितने अंग नहीं है, सभी को याद होगा, बिल्कुल अच्छे से याद होगा। यूएनओ की बात चल रही है बच्चा, यूएनओ, अगर यूएनओ की बात करें तो यूएनओ की स्थापना कब हुई? बिल्कुल ये प्रश्न मैंने बताया था, यूएनओ की स्थापना आपकी 24 अक्टूबर को 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के बाद होती है। वहीं अगर मैं बात करूं कि इसके प्रमुख अंग कितने हैं, तो यूएनओ के यदि प्रमुख अंग की बात करूं तो इनके प्रमुख अंग होते हैं आपके 6। कितने होते हैं? 6। इनमें से कौन नहीं है? सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, मैंने परसों लिखवाया भी है। जैसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है, सुरक्षा परिषद भी है, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय श्रमिक संगठन अंग नहीं होता है, बल्कि मैंने सारी चीजें आपको लिखवाई है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट यहां पर है, सुरक्षा परिषद। यहां प्रश्न पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 10 होते हैं आपके अस्थाई, 10 होते हैं आपके अस्थाई और 5 होते हैं स्थाई, 5 होते हैं स्थाई। इनके नाम बताइए जल्दी से, फास्ट। सभी लोग नाम बताएंगे कि यूएनओ के 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम बताएं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन जंतु शरीर में ऊर्जा का एक स्रोत है? फास्ट आंसर करें। निम्न में से कौन जंतु शरीर में ऊर्जा का एक स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज और विटामिन। अब जंतु विज्ञान या जंतु शरीर में ऊर्जा का एक स्रोत क्या है? जंतु प्राणियों की हम बात करें तो सर्वाधिक ऊर्जा उसे किससे मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट से, जल से, खनिज से या फिर विटामिन से? फास्ट आंसर करें, सभी लोग आंसर करेंगे। अब यहां देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि जल और खनिज और विटामिन, जल, खनिज, विटामिन में जीरो ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? जीरो। आपको मैंने परसों भी लिखाया था, जीरो ऊर्जा का मतलब 0 कैलोरी होती है। कितनी? 0 कैलोरी होती है। अगर मैं बात करूं कि जंतु शरीर में ऊर्जा का एक स्रोत है तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, वो है आपका
कार्बोहाइड्रेट। कैसे, वो आप देखिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने पर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट खाने पर 4.4 केजी, ध्यान रखना, 4.4 किलो कैलोरी प्राप्त होती, किलो कैलोरी प्राप्त होती। ध्यान रखिएगा, कैलोरी प्राप्त होती कितनी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने पर 4.2 किलो कैलोरी हमें प्राप्त होती है। यह प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगला ये देखिएगा, ये हमारी 24वीं क्लास है जो कि डेली सुबह 11 बजे चलती है। अगला सभी लोग, विटामिन शब्द किसने दिया, विटामिन शब्द किसने दिया, पंख, कोच, ब्राउन या हेनरी। एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं, विटामिन की थ्योरी किसने दी, विटामिन थ्योरी किसने दी? चलो कुछ चीजें यहां पर देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन ये आएगा कि बताइए विटामिन, कितने प्रकार के विटामिन, विटामिन के प्रकार। पहला प्रश्न तो यही आएगा, विटामिन के प्रकार, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? तो लगभग विटामिन 20, कितने, लगभग विटामिन 20 हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए और बी की जो खोज करी थी, ये करी थी आपके मैकुलन ने। किसने करी थी, मैकुलन ने। वहीं अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो विटामिन सी की खोज हॉलकट ने की, और विटामिन डी की खोज किसने की थी, तो ये हॉपकिंस ने की। किसने, हॉपकिंस ने की थी। अब यहां देखिएगा, ऐसे 2 विटामिन के नाम बताओ जो जल में घुलनशील है, जो जल में घुल जाएंगे, घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन के नाम, जल में घुलनशील विटामिन के नाम, तो वो हैं आपके बी, कौन सा, बी और सी। चलो अब यहां देखते हैं विटामिन शब्द किसने दिया, तो विटामिन शब्द जो दिया था वह फंक ने दिया था। किसने दिया था, फंक ने दिया था। लेकिन विटामिन की थ्योरी, विटामिन की थ्योरी किसने दी, तो ये हॉकिंस ने दी। किसने दी थी, ये हॉकिंस ने दी थी। यह प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अगला यहां देखते हैं, अगला प्रश्न है, अधिकांश जंतु वसा होते हैं। बहुत बढ़िया, अधिकांश जंतु वसा होते हैं। संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, कमरे के ताप पर द्रव, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है 2 प्रकार का तो वसा है, 2 प्रकार का वसा होता है, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त वसा। जल्दी से बताइए, अधिकांश जंतु वसा होते हैं, कौन से, संतृप्त वसा या असंतृप्त वसा? फास्ट सभी लोग आंसर करेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, सभी लोग जल्दी दें आंसर इसका। भाई नो डाउट, जल्दी से सभी लोग का आंसर सही होगा। इसका जो आंसर है वो है संतृप्त वसा, है संतृप्त वसा। बिल्कुल भी क्लास जो है हमारी वो रेगुलर ही चलेगी, क्लास जो है हमारी रेगुलर ही चलेगी। जल्दी से आंसर देंगे। अगला प्रश्न ये रहा, वसा का प्रमुख कार्य क्या है, वसा का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को गर्म रखना, सी, विटामिन को घुटाना, या इनमें से सभी, या इनमें से सभी। तो वसा यानी कहते हैं वसा की मात्रा ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति मोटा हो जाता है, फैट इसे हम कह सकते हैं साथियों। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फैट? तो शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर को गर्म रखता है, या विटामिन का विटामिन घुटाना यानी विटामिन डिफिशियंसी, या इनमें से सभी। जल्दी से आंसर दीजिए फास्ट। फैट के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। चलो अब यहां देखते हैं, अगर मैं बात करूं वसा, वसा बहुत जरूरी है भाई। वसा यानी मोटापा, ध्यान रखिएगा। जब व्यक्ति भूख प्यास रहता है, जब व्यक्ति भूखा रहता है तो कहीं ना कहीं वसा उसे काम करती है, वसाई का ही तो विखंडन होगा यहाँ। तो ये देखिएगा, अगर हम बात करें कि वसा का काम क्या है, तो शरीर को यही गर्म रखती है, ऊर्जा प्रदान करती है ना। तो कुल मिलाकर सरकारी ऑप्शन है यानी डी, यानी ऑल ऑफ दिस, सभी आंसर सही है। अब प्रश्न बन सकता है कि ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील हो, तो वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताएं। वसा में घुलनशील
घुलनशील विटामिन के नाम बताएं। मैंने आपको बताया कि विटामिन बी और सी, यानी B1 थाइविन हो गया, सी हो गया आपका एक्सकॉर्बिक अम्ल, ये तो आपके जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन वसा में कौन कौन से हैं, ये प्रश्न है, जल्दी से बताइए। बी और सी को छोड़ दो, बकाया आपका ए हो गया, आपका ई हो गया, आपका के हो गया, आपका डी हो गया, ये सब किस में हो गए, वसा में हो गए। तो ए ई के डी, ए की ए डी, एक ही बात है, वसा। अब यहां देखिएगा जल्दी से, अगला प्रश्न है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। अब प्रोटीन की बात करें, मैं आपको बता दूं, प्रोटीन हमारे मांसपेशियों की तंदुरुस्ती के लिए, प्रोटीन जो होता है मांसपेशियों को मजबूत रखता है। तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, मांस में, दूध में, चावल में और दाल में, जल्दी से बताएं किसमें नहीं पाया जाता प्रोटीन, मांस, चावल, दाल, प्रोटीन नहीं पाया जाता। अब यहां देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि भाई प्रोटीन नहीं मिलता, तो भाई यहां देखें चावल में प्रोटीन नहीं है, चावल में प्रोटीन है ही नहीं। चावल में तो स्टार्च पाया जाता है, चावल में तो स्टार्च पाया जाता है, यानी चावल खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और आप लोग चावल को धो देते हो, सोचिएगा, चावल को आप धो दे देते हो, तो उसका पूरा माड़, उसका स्टार्च बह जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं दूध, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो उस प्रोटीन का नाम है फास्फोप्रोटीन। क्या है, फास्फोप्रोटीन। दूध में फास्फोप्रोटीन पाया जाता है, दूध में फास्फोप्रोटीन पाया जाता है। यही आपका कैसीन है, यही क्या है, आपका कैसीन है, जिसमें आपको फास्फोरस मिलता है। क्या मिलता है, फास्फोरस। चलो, फास्फोरस के निर्माण में काम करता है, यही इसका नाम है आपका फास्फोरस। ठीक है, आगे देखें, अगर मैं बात करूं, आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि दाल में कौन सा प्रोटीन होता है। आपने कह दिया दूध में फास्फोप्रोटीन होता है। अगर मैं वहीं आपसे कहूं कि बता दो दाल में कौन सा प्रोटीन होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि दाल में कौन सा प्रोटीन होगा। तो ये है बेटा आपका प्रोलिम्स। कौन सा, प्रोलिम्स। प्रोलिम्स प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, प्रोलिम्स प्रोटीन पाया जाता है। यह एक साधारण प्रोटीन है। अगला यहां देखिएगा, बच्चों में क्वाशियोकर नामक रोग डैश 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 की कमी के कारण होता है। ये तो मैंने अभी बताया कि क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है, सभी लोग बताएंगे। अब यहां देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं, केवल प्रोटीन की कमी से आपको क्वाशियोकर रोग नहीं होता है, बल्कि एक और है मरामश। तो यहां देखिएगा, प्रोटीन की कमी से बच्चों को क्वाशियोकर रोग होता है। वहीं एक और रोग है जिसे हम मरामस कहते हैं। अब इन दोनों में कोई अंतर है क्या, जल्दी से बताएं। देखो, बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसे क्वाशियोकर रोग होगा, और इससे उसका पेट फूलने लगेगा। इससे उसका क्या होगा, पेट फूलेगा, साथ में वह दुबला पतला हो जाएगा। फिर आप कहोगे क्यों रे, प्रोटीन नहीं लेता। वहीं अगर मैं बात करूं मरामस, अगर मरामस की कमी होती है तो त्वचा ढीली हो जाती है। क्या हो जाती है, त्वचा ढीली हो जाती है। इन सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों में क्वाशियों का जो रोग होता है, ये प्रोटीन की कमी से होगा। अगला यहां देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डैश 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 के अनुपात में होते हैं। फास्ट बताएं। इन हाइड्रोजन, जल्दी बताएं, in carbohydrate and hydrogen and oxygen are present in the ratio of dash 1:2, 2:1, 3:1 या 1:3। फास्ट
तो बताइए जल्दी फास्ट बताएं, कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना अनुपात होता है? इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाया है ना, ध्यान रखिएगा। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परसेंट यानी अनुपात है ये पूछा गया है। 1:2 लगा रहे हैं कई लोग, बल्कि इसका आंसर जो है वह 2:1 है। 2 कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंट है या रेशो कह दो वो 2:1 है। क्लियर है? चलो अब यहां देखिएगा, कुछ योजनाओं के बारे में मैं विस्तृत जानकारी दे दूं, आप ज्यों का त्यों इसे लिख लेना अपनी कॉपी में। एक योजना है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको बन सकती है और इस योजना का नाम है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना यानी मां गंगा, मानो तो मैं गंगा मां हूं, गंगा नदी को साफ सुथरा उसका संरक्षण करने के लिए यह केंद्र सरकार की एक मुहिम थी जिसका नाम था नमामि गंगे योजना। यह योजना कब प्रारंभ की गई वो भी हम देख लेते हैं। तो यह योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को की गई थी। नमामि गंगे योजना 2014 को प्रारंभ की गई थी। कैसे याद करना है? ये नमामि में देखिएगा, ये जो मां बना है ये 4 जैसा दिख रहा है, ये जो मां बना है ये 4 जैसा दिख रहा है, तो हो गया नमामि गंगे 2014। इसका उद्देश्य था गंगा नदी को साफ करना, शुद्ध करना। चलो भैया, इस नमामि गंगे योजना की जो प्रधान थी यानी कौन से मंत्रालय के द्वारा या किस मंत्री को यह काम सौंपा गया था कि गंगा मैया को साफ कर दो, तो वो है हमारी सुश्री देवी बहन उमा भारती दीदी। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इस योजना का लक्ष्य क्या था? इस योजना का लक्ष्य था कि 2020 तक गंगा को पूरा साफ करना है। वहीं अगला यहां देखिएगा, इस योजना के तहत अगले 5 वर्ष के लिए 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। कितने? 2000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली योजना आपके सामने ये है, जल्दी से आंसर बताएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके बारे में आपने सुना होगा भाई। एक उम्र थी, एक एज थी, 10 साल के बाद सभी के अकाउंट खुलवा दी गए। तो जन धन योजना का मतलब क्या था? आज आप अकाउंट खुलवाने जाओ तो कोई कहेगा, कोई बैंक वाला 500 रुपए से खुलेगा, कोई कहेगा 1000 से खुलेगा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में चले जाओ, एक्सिस बैंक में चले जाओ, ये ससुरे 5000 रुपए मांगते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, और आपको अपने अकाउंट में कुछ धनराशि परमानेंट रखनी पड़ती है। तो यहां देखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई? तो यह योजना 2014 में प्रारंभ हुई थी और इस योजना का जो नारा था वो था मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता जन धन योजना का एक नारा था। उद्देश्य क्या था? वंचित वर्गों का अकाउंट खुलवाना। जो शोषित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, ऐसे लोगों का अकाउंट बैंक में खुलवाना। 10 साल की आयु, यहां देखिएगा, 10 साल की आयु वर्ग से अधिक कोई भी व्यक्ति शून्य बैलेंस के साथ इस योजना के तहत एक बैंक खाता खोल सकता है। बिल्कुल, यदि आपकी उम्र 10 साल से ऊपर है तो आप किसी भी बैंक में जीरो बैलेंस के अकॉर्डिंग एक अकाउंट खुलवा सकते हो। वहीं इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, साथ में 30,000 रुपए का जीवन बीमा का प्रावधान था। अब क्या जान चाहिए? यानी ये अकाउंट यदि आपको खुला है तो आपका 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए जीवन बीमा। ठीक है, इसके फायदे घाटे के बारे में बाद में बात करें। अगला जो योजना है इसे हम कहते हैं मेक इन इंडिया योजना। कौन सी है? मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया यानी अब भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, यानी जो भारत से हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें भारत से और अन्य देश से लेकर आते हैं, मोदी जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब बहुत कुछ चीजें नहीं लेकर आ, अब हम स्वयं ही उसे डेवलप करेंगे, हम स्वयं ही उसे बनाएंगे। तो लो भाई, अब हम स्वयं बनाने लगे। इसी मुहिम को छेड़ दिया मोदी जी ने। किस नाम से? मेक इन इंडिया के नाम, जिसका शुभारंभ 2014 में किया। कब किया गया? 2014। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि बहुराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन करना, अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना। बहुत बढ़िया, जब चीजें अपने भारत में ही बनेगी
तो बनाने वाले भारत के लोग ही तो होंगे, और जब बनाने वाले भारत के लोग होंगे तो रोजगार ही तो भारत के लोगों को मिलेगा। चलो अगला यहां देखते हैं, एक और योजना है स्वस्थ भारत अभियान। कौन सा है? स्वस्थ भारत अभियान। और ये अभियान यहां देखें, स्वस्थ भारत अभियान। अगर मैं बात करूं स्वस्थ भारत अभियान की, कि ये अभियान कब प्रारंभ किया गया था? स्वस्थ भारत अभियान में देखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान में कि ये कब किया गया था, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 2। अब इस योजना का यानी जो स्वच्छ भारत अभियान है, इस स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, और गांधी जी का चश्मा था। वहीं उद्देश्य में देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन को क्रमशः शहरी विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया। हाँ, मतलब ये कार्यक्रम किसने चलाया? तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो ये हमारी क्लास है, लेकिन समाप्त नहीं हुई। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको तत्काल में देने, जल्दी से इन्हें पढ़ लें और साथ साथ आंसर देना प्रारंभ करें। स्वागत है आप सभी का, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नए हो तो जरूर क्लास को ज्वाइन करें साथियों। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का नाम किसने दिया? यूएनओ का गठन कब हुआ? विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का नाम बताओ। नाटो का मुख्यालय कहां पर है? रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? सार्क का मुख्यालय कहां पर है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ये सारे आंसर आपको देना स्टार्ट करना है। जल्दी से आंसर दीजिए, आप तो देना स्टार्ट करो, मैं सभी को देख लूंगा, आंसर चेक कर लूंगा। फास्ट सभी लोग आंसर देंगे भाई, सभी लोग मिलकर आंसर देंगे, नकल नहीं करेंगे भाई। चलो जल्दी से आंसर देवें। अब यहां देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उनके द्वारा यह नाम दिया। जिनका ये आंसर है वो सही है। यूएनओ का गठन कब हुआ, ये बताया मैंने कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन गठन हुआ। अब प्रश्न पूछा गया कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो ये महासभा को कहते हैं। किसे कहते हैं? महासभा को कहते हैं। विश्व की लघु संसद महासभा को कहते हैं। वही दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन, मैंने बताया है आप लोगों को कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं, तो ये सुरक्षा परिषद को कहते हैं। किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को कहते हैं। वहीं अगला प्रश्न सुरक्षा परिषद से है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर के नाम बताओ। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर 5 हैं। कितने हैं? 5। कोड बताया था मैंने, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और रूस। अब यहां देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है नाटो से। अब किसने आंसर सही दिया है, किसने गलत दिया है, ये अपन देखते हैं। नाटो की बात चल रही है, नाटो की बात चल रही है साथियों। 1949 में इसका गठन हुआ और इसका जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में है। कहां पर है? ब्रुसेल्स में है, यानी बेल्जियम में है। ध्यान रखिएगा, नाटो का गठन 1949 4 अप्रैल को हुआ था। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। वहीं अपन रेड क्रॉस की स्थापना की बात करें, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वह काठमांडू में है। कहां पर है? काठमांडू में है। रेड क्रॉस की स्थापना, क्वेश्चन क्या पूछा है? रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइए। तो 1863 में जिनेवा इसका मुख्यालय है, यानी स्विट्जरलैंड। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है।
और हेनरी ड्यूरेंट, हेनरी ड्यूरेंट, इन्होंने, ये उसके संस्थापक हैं, हेनरी ड्यूरेंट। अगला क्या है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू लगा दिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा, और विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये दोनों ही स्वास्थ्य से संबंधित हैं। आपके एग्जाम में 100% है, ऐसे 1-2 प्रश्न तो आपके एग्जाम में आएंगे ही। यहां देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कई लोग तो पता नहीं क्या लगा रहे होंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वही हीमोफीलिया दिवस 7 और 7 यानी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये है बेटा हमारी क्लास, ये है हमारी क्लास, ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस और हीमोफीलिया 7 और 7, ध्यान रखना। तो ये है हमारी क्लास, सभी लोग जुड़ जाइए साथियों। डेली हमारी क्लास रहती है, रहेगी। सुबह 11 बजे से महिला सुपरवाइजर के लिए पढ़ाते हैं हम। और यह जो हमारी क्लास है, यह 24 नंबर की क्लास है। कौन से? 24 नंबर की क्लास है। एक बात और बताना चाहता हूं कि यदि आप अब तक हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े तो आप जुड़ सकते हैं। महिला सुपरवाइजर का जो बैच है, जिसमें हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, पूरा बैच थ्योरी से पढ़ाया गया है और वह मात्र 599 में आप हमारे महिला सुपरवाइजर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देन उसके अलावा वर्ग 2 मुख्य परीक्षा 999 में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की ये जो क्लास है मैं समाप्त करता हूं। 1 मिनट का समय और लूंगा। सर टेलीग्राम क्या है? तो माइंड फॉर एकेडमी का ये टेलीग्राम है। सारी की सारी पीडीएफ आपको इस पर ही मिलेगी। इस पर ही जाओ, सारी टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथियों, कोई भी सूचना होती है, लेक्चर लगेगा या नहीं लगेगा, कौन सा कब लेक्चर स्टार्ट होगा, कौन सा नया बैच स्टार्ट हुआ है ना, ये सारी जानकारी टेलीग्राम पर होती है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं, डेली आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ पीडीएफ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है, एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण सामग्री है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिलती है, तो इसे भी ज्वाइन करें। देन इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं। साथियों, इसी के साथ आज की जो क्लास है मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं कल पुनः सुबह 11 बजे महिला सुपरवाइजर के लिए माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत साथियों, जय श्री राम।